इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस इजराइल के खिलाफ ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने 64वीं जो लहर है अपनी युद्ध की उसको शुरू कर दिया है। यूएस और इजराइल के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के बेन गुरियन में ईरान ने कई मिसाइलें दागी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार ईरान की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि उन तमाम देशों में जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं, वो तमाम देश जहां से अमेरिका ईरान के खिलाफ हमला बोल रहा है, उन तमाम देशों को भी ईरान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है। और इस बीच इजराइल में मिसाइलों से हमला किया है ईरान ने। तो जब हम यूएई की बात करते हैं जहां पर ईरान की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है, तो अक्सर बुर्ज खलीफा और दुबई के आलीशान नजारों का जिक्र होता है। लेकिन यूएई की असली ताकत जमीन के नीचे और रेगिस्तान तक फैली गैस फील्ड में छिपी है, जिन्हें हम हबशान और बाब के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये दोनों इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान के निशाने पर है। दोनों पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। यूएई की गैस फैसिलिटीज तक पहुंची पार्स गैस पर हमले की लपटें। कतर और सऊदी अरब के बाद यूएई से ईरान ने लिया पार्स का बदला। 3 दिन पहले फुजैरह पोर्ट पर हमला। अब टारगेट पर हबशान गैस फैसिलिटी। पास गैस फील्ड पर हमले के बाद ईरान ने न सिर्फ कतर और सऊदी अरब को दिलाया बल्कि यूएई की गैस फैसिलिटी पर भी मिसाइलें चलाई। ईरान ने हबशान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटीज पर दागी मिसाइलें। ईरान ने अबू धाबी के बाग फील्ड पर भी किया मिसाइल हमला। गनीमत रही कि यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ठीक वैसे ही इंटरसेप्ट किया जैसे कि डिजाइन किया गया था। वॉरहेड्स हवा में ही तबाह हो गए। जान तो बच गई लेकिन मलबा गिरा। मलबा यूएई की ऑयल और गैस फील्ड पर गिरा, जिसके बाद अबू धाबी ने अथॉरिटीज ने तुरंत दोनों को प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ऑफलाइन कर दिया। यूएई ने हबशान गैस फैसिलिटी और बाब फील्ड पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की। यूएई मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने इसे टेररिस्ट अटैक करार दिया। यूएई ने इसे डेंजरस एस्केलेशन और इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया। फॉरेन मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया, ये अटैक्स रीजनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए खतरा है। साथ ही ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी को भी यूएई ने अपनी संप्रभुता, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है। इससे पहले बुधवार को यूएई ने ईरान का पक्ष लिया था और साउथ पार्स गैस क्षेत्र पर हमले की कड़ी निंदा की थी। बावजूद इसके ईरान पर कोई फर्क नहीं पड़ा और वो यूएई के ही गैस फील्ड पर हमला कर दिया। अबू धाबी के रेगिस्तानी इलाके में फैली हबशान गैस फैसिलिटी ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है बल्कि एक विशाल प्रोसेसिंग हब है। यहाँ कच्ची गैस को प्रोसेस कर उसका इस्तेमाल लायक उसको बनाया जाता है। यानी जो गैस जमीन से निकलती है वो सीधे इस्तेमाल में नहीं लाई जाती, उसे साफ करना, सुरक्षित बनाना होता है और यही काम हबशान में होता है। हबशान कॉम्प्लेक्स दुनिया के सबसे बड़े गैस प्रोसेसिंग केंद्र है और तेल व्यापार में इसकी अहम भूमिका है। जहां का तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल पश्चिम एशिया के प्रमुख ऊर्जा केंद्रों में से एक माना जाता है। अब ईरान ने हबशान और बाब को बंद करवा दिया है।
इससे न केवल यूएई की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और भारत जैसे देशों को दी जाने वाली जो ऊर्जा सप्लाई है उस पर भी गहरा असर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर। यूएस इजराइल के खिलाफ ईरानी महिलाओं ने हथियार लहराए हैं। ईरान के बलूचिस्तान प्रांत की महिलाओं ने नारेबाजी की है। यूएस इजराइल के खिलाफ ईरानी महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं नारेबाजी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। मेस्टन सर, एक खबर इस वक्त मैं आपसे समझना चाहूंगा। फ्रांस, चीन, लेबनान, जर्मनी, कनाडा, कंबोडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया, ये वो देश हैं जहां पर पेट्रोल के दाम इस युद्ध के बाद 10% से लेकर 32-33% तक बढ़ चुके हैं। ये तो कुछ देश हैं सर, क्या आपको लगता है कि ये संकट अब पूरी दुनिया में गहराने जा रहा है? पूरे विश्व में इसका संकट बहुत प्रभाव करेगा, सब देशों में होगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। भारत में भी अब होने लगेगा। देखिए, ईरान ने जरूर बोला है कि भारत की शिप्स निकल सकती है, लेकिन अब हालात इस प्रकार हो गए कि कितनी शिप्स निकलेंगे, अगर निकली भी तो क्या लेके आएंगी। अगर वहां पर गैस फैसिलिटीज ओमान की सारी डिस्ट्रॉय हो गई हैं, आपकी ऑयल कहां से लेके आएंगे। ऑयल फैसिलिटीज यूएई की, सऊदी अरेबिया की डिस्ट्रॉय होती जा रही है। और ऐसे ही मेरे को लगता है वॉरफेयर में कोई शिप भी अभी तो नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि उनको भी रिस्क है। 20 शिप्स तो वहां जल चुकी हैं, कितने देशों की जल चुकी हैं। तो कहने का मतलब है ये तो अभी भारत में भी प्रभाव आएगा, उसमें कोई शक नहीं है। और विश्व के कोने कोने तक यह प्रभाव होगा। और अभी ये प्रभाव क्या है कि एक इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी लेके आ रहा है, ग्लोबल क्राइसिस हो रही है। मैं तो इसको बोलूंगा ये एक इंटरनेशनल क्राइसिस की सीन हो गई है। पर एक चीज जरूर ये दिमाग में आती है कि देखिए, आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज भारतीय सेना है, मान लो कल हमारा युद्ध चीन के साथ हो जाए, हमारी मिलिट्री ट्रेनिंग टीम है इम्ट्राट बैठी हुई है वहां पर भूटान में, तो क्या चाइना को पूरा हक होगा कि वहां पर उनको टारगेट करने का? तो ये एक नया इंटरनेशनल नॉर्म आ गया। आप ये देखिए, रूस का और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। रूस ने, जबकि नाटो इतना उनको सपोर्ट कर रहा था, किसी भी यूरोपियन देश के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया है। लेकिन ईरान ने एक नया प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड में शुरू कर दिया है कि आप कहीं पर भी टारगेट कर लिए। और आपको एक और फैक्ट अगर बताता हूं, इजराइल से ज्यादा, सबसे ज्यादा टारगेटिंग यूएई के ऊपर की है सर। लेकिन वो जो सॉफ्ट टारगेट है वो ईरान को सूट करता है ना सर। अमेरिका पर तो हमला ईरान कर नहीं सकता। जैसे ही वो सऊदी में या यूएई में, दुबई में हमला करता है तो पूरी दुनिया के जो सुपर रिच 1% लोग हैं उनकी धड़कनें भी बढ़ती हैं और फिर एक दबाव और ज्यादा मनोवैज्ञानिक तौर पर पड़ता है अमेरिका के ऊपर। शायद यही रणनीति होगी इसकी, मेस्टन सर। नहीं, रणनीति जरूर है, लेकिन आप ये देखिए कि आज ईरान में, मैं खुद कई बार दुबई में जाता हूँ, वहाँ मेरे भी कुछ रिलेटिव्स हैं। ये बहुत सारे ईरानियन हैं वहाँ, तकरीबन 5 लाख ईरानियन हैं। वहाँ के ईरानियन लोग, वहाँ जो लोगों को वो माफी मांग रहे हैं कि हमारी कंट्री ने क्या कर दिया है, दुबई ने इनका क्या बिगाड़ा है। मेरा तो सवाल वो उठता है सर, वहाँ अमेरिका के सैन्य बेस हैं, दुश्मन का साथी, दुश्मन बेस होना, नहीं सैन्य बेस होना ठीक है, इस्तेमाल तो नहीं किए गया ना। और सैन्य बेस तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि हर कंट्री में कितने कितने किसके बेस है। आपकी लड़ाई उससे हो रही है, अमेरिका से हो रही है, और उनको ठोकिए। मतलब आपने एक नया सिलसिला शुरू कर दिया है। आज मैं बता रहा हूँ ये सब अभी ईरान के पर सर, वो तो जो ईरान के स्पोक्स पर्सन होंगे वो कहेंगे कि वो जो 150 बच्चियां स्कूल की मारी गई अमेरिकी हमले में, इजराइल के हमले में, उनसे लड़ाई थोड़ी थी अमेरिका की। सिविलियन पर हमला क्यों किया अमेरिका ने? वो तो अलग तरीके के तर्क, अलग तरीके की थ्योरी लगातार चलती रहेंगी सर। आपको भी लगता है ये बहस अंतहीन होगी? ये बहस का कोई अंत नहीं है। और देखिए, जहां तक वो बच्चों का सवाल है, वो तो बिल्कुल बहुत ही अनप्रोफेशनल कंडक्ट है अमेरिका और इजरायली द्वारा, बहुत ही अनप्रोफेशनल है। अब वो बोलते हैं कि हमारे पास रॉन्ग इंटेलिजेंस थी, तो रॉन्ग इंटेलिजेंस भी थी, वो गलत इनपुट उनके पास थी, वो उनका एक नेशनल फेलियर है। लेकिन ये नहीं होता कि आप भी वहां जाके दूसरे, मतलब ये लड़ाई का ना अभी कोई अंत नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग सब एनालाइज जरूर कर रहे हैं। वैलिड पॉइंट, वैलिड पॉइंट सर। लेकिन हिमांशी जी, एक खबर अभी आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की जो संसद है वो इस तरीके का एक प्लान कंसीडर कर रही है कि वो सिक्योर रूट के नाम पर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सारे जो जहाज हैं वो गुजरेंगे, उनसे एक तरीके का टोल वसूलेगी। सिक्योर हॉर्मुज के नाम पर, जो ईरान की तरफ से आप गुजर रहे हैं, आप पर हमला नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको अतिरिक्त टोल देना होगा। ये अल जजीरा के हवाले से खबर आ रही है। अगर ये खबर सही है और ईरान अगर इस पर अमल करता है और बाकी देश ईरान को इस तरीके का टोल देते हैं, तो ये तो मनोवैज्ञानिक जीत होगी ईरान की।
अनुराग, देखिए, अमेरिका भी तो टैरिफ लगाता है जब उसका मन करता है। तो देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चीजें बहुत क्लियर हैं। ईरान ने पहले भी यूएन में चिट्ठी दी थी कि हमारे ऊपर अगर हमला किया गया तो हम ये कार्यवाही करेंगे, और उसने बहुत क्लियरली उन्हीं जो पॉइंट्स उसने दिए थे उन्हीं के हिसाब से कार्यवाही की है। प्रॉब्लम यह है कि जब अमेरिका और इजराइल ईरान पे हमला करते हैं तो उनका एक नरेटिव होता है, जो नरेटिव वो पूरी दुनिया को देते हैं। पहले भी जब हमने वियतनाम में देखा तो अमेरिका ने झूठी कहानियां सुनाई थी, जब इराक में देखा तो अमेरिका ने झूठी कहानियां सुनाई थी। ईरान में सेम चीज हुई है कि वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब थे। लेकिन जो भी कहानी रही हो, प्रॉब्लम यह है कि मिसकैलकुलेशन की वजह से अमेरिका ने अटैक किया। अगर अमेरिका के काउंटर टेररिज्म जो काउंसिल है उसके अगर हेड जो है इस्तीफा दे देते ये कह के कि ये एक गलती हुई है अमेरिका की तरफ से, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के जो लोग हैं वो ट्रंप के साथ इस युद्ध में नहीं है। जहां तक इजराइल की बात है, देखिए, तो इजराइल का तो विन विन सिचुएशन हो रहा है कि अब जब युद्ध खत्म होता है तो वो कोई भी जो देश है मिडिल ईस्ट कंट्री का, वो इस लायक नहीं रहेगा कि एक बड़ी सेना खड़ी कर सके। जहां तक ईरान की बात है तो ईरान को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है वो है आर्थिक सिक्योरिटी की। उसको पैसा चाहिए, क्योंकि जो लगातार उसके बाद 12,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए थे, तो उसकी आर्थिक कमर टूटी हुई है। उसने वेपन बहुत अच्छे इकट्ठे किए हैं। चाइना उसको बाइडू सैटेलाइट दे रहा है, रशिया से उसको हेल्प मिल रही है, लेकिन अल्टीमेटली अगर रोटी खानी है तो लोगों को पैसा चाहिए। तो अगर वो टोल लगाता है या कुछ इस तरह की कार्रवाई करता है तो जायज नाजायज बात की बात होगी। देखिए, इस पूरे युद्ध में किसी ने भी ना तो जिनेवा कन्वेंशन की बात की है, ना ही कोई रूल फॉलो कर रहा है। तो ये अब ईरान की बारी है तो वो अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक बात, जी बिल्कुल। प्रोफेसर पटनायक, जिस मैकेंजी की रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे थे, जिसमें आज से 11 दिन पहले कहा गया था कि अगर 8 दिन युद्ध और चल गया तो ग्रेट रिसेशन 1930 जैसे हालात पूरी दुनिया के होंगे, क्योंकि क्रूड ऑयल $150 प्रति बैरल तक पहुंच जाएगा। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक $118 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन अलग अलग जोन के अलग अलग क्रूड ऑयल के रेट हैं। $140 प्रति बैरल से ज्यादा भी रेट बताए जा रहे हैं इस वक्त। क्या आपको लगता है कि वाकई हम उसी ग्रेट रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसका क्या कुछ असर आपको नजर आता है आने वाले वक्त में? देखिए, अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो एक इकोनॉमिक क्राइसिस होने वाला है। आपका एंटायर जो एशिया, यूरोप, अफ्रीका का जो सप्लाई चेन टूट जाएगा। जैसे मैं बता रहा था, एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन, फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन, वैक्सीन सप्लाई चेन, ऑटोमोबाइल सप्लाई चेन, इसके बाद आपका कॉटन सप्लाई चेन, इसके बाद में क्रिटिकल मिनरल रिसोर्सेस, रेयर अर्थ रिसोर्सेस। आप देखिए, एक फेलो पैनलिस्ट बता रहे थे कि आपका जो ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है सऊदी अरब का, उसमें ये लोग अगर कनेक्ट करेंगे सपोज एनबू पोर्ट को, ठीक है, तेल लाने के, लेकिन वहाँ क्या है ना, आंसर अल्लाह है, वो कहाँ बैठे, यमन पे बैठे। तो बात यह है कि जो रेड सी, मेडिटेरियन सी है, उसमें यूरोप और एशिया, अफ्रीका का मेजर ट्रेडिंग होता है, अराउंड 15 to 20% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अगर उसमें वो लोग एक्टिव होते हैं तो आपको रीरूटिंग करना पड़ेगा केप ऑफ गुड होप जो साउथ अफ्रीका थ्रो में, वो अगर होता है आपका 40% तारीफ रेट बढ़ेगा और 40% टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो मेरे हिसाब से अगर ईरान इनकेस सारे असिमेट्रिक वारफेयर स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से विश्व समुदाय के लिए ये बहुत ही बड़ा मतलब ग्रेट क्राइसिस होगा। तो आप समझ सकते हैं, जैसा प्रोफेसर पटनायक ने बताया कि वो कौन-कौन से सेक्टर हैं जिन सेक्टर्स पर आने वाले वक्त में इसका असर पड़ेगा अगर ये जंग आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ती है। और वो जो सेक्टर्स प्रोफेसर पटनायक ने गिनाए हैं उनका सीधा मतलब ये है कि शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जिस पे इसका असर ना हो, क्योंकि असर शुरुआती तौर पर हमारी रसोई पर दिख रहा है, आने वाले वक्त में नौकरी पर दिखेगा, अर्थव्यवस्था पर दिखेगा, आर्थिक विकास पर दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए सर। और इस वक्त की जो ताजा अपडेट है उनका मतलब क्या है ये दर्शकों को समझाने के लिए